सभी विद्यार्थियों का ज्ञान सुधा हमारा सफलता का साथी मंच पर बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले वाले वीडियो में आपके लिए लेकर आई थी कि संसद में कार्रवाई के कौन कौन से साधन होते हैं। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उनसे संबंधित शब्दावलियों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी के साथ आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ संसद में विधायी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। विधायी प्रक्रिया करने के कौन कौन से साधन हैं, किस प्रकार से ये प्रक्रिया वहाँ पर की जाती है, कैसे ये संपन्न होती है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। यह जो टॉपिक है यह आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता है। आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत इस टॉपिक का विशेष महत्व है। तो आइए हम चर्चा करते हैं संसद में विधायी प्रक्रिया की। देखिए, विधायी प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में संपन्न होती है और प्रत्येक सदन में हर विधेयक समान चरणों के माध्यम से पारित होता है। संसद में पेश होने वाले विधेयक दो तरह के होते हैं, सरकारी विधेयक और दूसरा है आपका गैर सरकारी विधेयक, है ना। इन्हें क्रमशः सरकारी विधेयक एवं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक भी कहा जाता है। यद्यपि दोनों समान प्रक्रिया के तहत संसद के अंदर पारित होते हैं, किंतु उनमें विभिन्न प्रकार का अंतर है ना। हम देखते हैं कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर क्या है। देखिए, सरकारी विधेयक संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। दूसरा अंतर हम देखते हैं कि यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जो सत्तारूढ़ दल होता है उसकी नीतियों को प्रदर्शित करता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक यह सार्वजनिक मामले पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रदर्शित करता है। दोनों में अंतर समझ में आया ना आपको। फिर है सरकारी विधेयक। तीसरा अंतर हम देखते हैं कि सरकारी विधेयक संसद द्वारा इसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है। संसद द्वारा जो सरकारी विधेयक होता है उसके पारित होने की पूरी उम्मीद होती है, लेकिन गैर सरकारी विधेयक की संसद में पारित होने की उम्मीद कम होती है। चौथा हम देखते हैं कि सदन द्वारा अगर सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाता है तो इसके लिए सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, लेकिन गैर सरकारी विधेयक यदि अस्वीकृत हो जाता है तो उस पर सरकार का कोई भी प्रभाव, सरकार पर मतलब इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पांचवा अंतर हम देखते हैं कि सदन में पेश करने के लिए 7 दिनों का नोटिस होना चाहिए। सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए 7 दिन का जो है वो नोटिस होना चाहिए, जबकि गैर सरकारी विधेयक 1 माह का नोटिस देकर प्रस्तावित किए जाते हैं। सदन में पेश करने के लिए गैर सरकारी विधेयक का जो प्रस्ताव है वह 1 माह का नोटिस देकर दिया जाना चाहिए। इसका हम छठा अंतर हम देखते हैं कि सरकारी विधेयक संबंधित विभाग के द्वारा, है ना, संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। कौन से विभाग के? विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, जबकि गैर सरकारी विधेयक का जो निर्माण है वो संबंधित सदस्य की ही जिम्मेदारी होती है। तो दोनों सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के अंदर हमने जो बेसिक अंतर होते हैं उनको हमने देखा। कई बार जब इस प्रकार के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे प्रश्न प्रायः पूछ लिए जाते हैं कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में क्या अंतर है। फिर हम देखते हैं कि विधेयक कितने प्रकार से होते हैं, को हम कितनी श्रेणियों में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो संसद में प्रस्तुत विधेयक को हम 4 श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। पहला है आपका साधारण विधेयक, दूसरा है आपका धन विधेयक, तीसरा विधेयक है वित्त विधेयक और चौथा विधेयक जो कहलाता है वह संविधान संशोधन विधेयक। तो चारों विधेयक आपको ध्यान में रखने हैं, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। देखिए, साधारण विधेयक हम किसे कहते हैं कि वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबंधित विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक कहलाता है ना। कि वित्तीय विषयों इसमें नहीं होते हैं, बाकी सारे विषय इसके अंदर होते हैं। साधारण विधेयक संसद में 5 चरणों से गुजरता है, देखिए, है ना। इसका पहला प्रथम पाठन होता है। प्रथम पाठन के अंदर क्या किया जाता है? देखिए कि साधारण विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य सदन में
यह विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे पहले सदन को इसकी अग्रिम सूचना देनी पड़ती है कि भाई हम ये विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, और जब सदन इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दे देता है तो प्रस्तुतकर्ता इस विधेयक का शीर्षक एवं इसका उद्देश्य बताता है। ठीक है ना, और शीर्षक और उद्देश्य वह बताता है। और इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। बाद में इस विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ना। यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाए तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, और विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं इसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम पाठन कहलाता है। तो आपने देखा हम साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं। साधारण विधेयक हम किसे कहते हैं? जो वित्तीय विषयों के अलावा जिसमें सभी प्रकार के विषय संबंध उसके अंदर होते हैं। और साधारण विधेयक जिन चरणों से गुजरता है वो 5 चरण हैं। उसमें पहला चरण प्रथम पाठन हमने देखा, उसके बाद होता है इसका द्वितीय पाठन। तो इस चरण में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है। विधेयक को इस चरण में अंतिम रूप दिया जाता है, और विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है ना, क्योंकि इसमें विधेयक को क्या है, अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। और वास्तव में इस चरण के 3 उपचरण होते हैं। कौन कौन से? साधारण बहस की अवस्था, समिति अवस्था और विचार विमर्श की अवस्था, है ना। पहले साधारण बहस की अवस्था है। साधारण बहस की अवस्था देखिए हम किसे कहते हैं कि इस चरण में संसद निम्न में से कोई 4 कदम उठा सकती है। पहला है कि इस पर तुरंत चर्चा की जा सकती है, या अन्य तिथि नियत कर सकते हैं हम कि भाई दूसरी डेट को भी ये हो सकता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। तीसरी बात है कि इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है। और चौथा है कि इसे जनता के विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। तो ये साधारण बहस में ये 4 प्रकार की बातें आती हैं। प्रवर समिति में उस सदन के सदस्य होते हैं जहां विधेयक लाया गया था, और संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ठीक है ना। फिर है समिति अवस्था, दूसरी इसका जो नाम है उपचरण का। सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। यह समिति विस्तार पूर्वक विधेयक पर खंडवार बिल्कुल टुकड़े टुकड़े पर विचार करती है, लेकिन वह उसके मूल विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती, है ना। और समीक्षा एवं परिचर्चा के बाद समिति विधेयक को वापस सदन में सौंप देती है। तो ये समिति की अवस्था में ये 4 प्रकार की बातें होती हैं। फिर है विचार विमर्श की अवस्था कि प्रवर समिति से विधेयक प्राप्त होने के बाद सदन द्वारा भी विधेयक के समस्त उपबंधों की समीक्षा की जाती है। जब प्रवर समिति विधेयक को सदन में दे देती है तब विधेयक की सभी भागों की समीक्षा सदन में भी की जाती है। विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर चर्चा में मतदान होता है, और इस अवस्था में सदस्य संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि संशोधन स्वीकार हो जाता है तो ये भी विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये द्वितीय पाठन के बाद कि उपचरण हो गए। अब हम देखते हैं तृतीय पाठन, तीसरा पाठन होता है। तो इस चरण में क्या होता है कि केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है कि इसको स्वीकार किया जाए या नहीं स्वीकार किया जाए, तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। इसके बाद उस सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा विधेयक पर विचार एवं स्वीकृति के लिए उसको दूसरे सदन के अंदर भेजा जाता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद इसे संसद के द्वारा पारित समझ लिया जाता है। ठीक है ना। ठीक है। तो साधारण विधेयक के प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन और तृतीय पाठन को हमने देखा। यहाँ से वो कहाँ गया? चौथी जो इसकी चरण आता है उसमें क्या है, वह दूसरे सदन के अंदर इस विधेयक को भेजा जाता है कि एक सदन में पारित होने के पश्चात दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय पाठन होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के समक्ष 4 विकल्प होते हैं, देखिए, है ना, कि यह 4 विकल्प कौन कौन से होते हैं इसमें कि यह विधेयक को उसी रूप में पारित कर प्रथम सदन को भेज सकता है, अर्थात बिना संशोधन के प्रथम सदन को भेज सकता है। यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रदर्शन को विचार हेतु भेज सकता है। और तीसरी बात, यह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है ना। और चौथी बात है कि यह विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई न करके उसे लंबित कर सकता है। समझ आ गई? तो ये 4 विकल्प उसके पास होते हैं। यदि दूसरा सदन किसी प्रकार के संशोधन के साथ विधेयक को पारित कर देता है या प्रथम सदन उस संशोधन को स्वीकार कर लेता है तो दोनों सदनों के द्वारा विधेयक को पारित समझा जाता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है ना। फिर आप देखिए 5वां चरण जो है विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तब भी देखिए राष्ट्रपति के पास भी 3 विकल्प होते हैं
है ना, कि क्या क्या विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास भी, कि वह विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, दूसरा विकल्प है उसके पास कि वह स्वीकृति देने हेतु विधेयक को रोक सकता है, और तीसरा है कि वह पुनर्विचार के लिए विधेयक को सदन पर वापस लौटा सकता है। ठीक है ना। यदि राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है, किंतु यदि राष्ट्रपति इसे अस्वीकार कर देता है तो यह निरस्त या समाप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस भेजता है तो सदन संशोधन के या बिना संशोधन किए उसे राष्ट्रपति को दोबारा भेजते हैं, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है, और इस प्रकार राष्ट्रपति वास्तव में निलंबनकारी वीटो का ही प्रयोग कर सकता है। वो उसको बिल्कुल ही लौटा नहीं सकता, वह विलंबनकारी वीटो का प्रयोग ही करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे पहले हमने देखा साधारण विधेयक, और साधारण विधेयक किन किन चरणों से होकर गुजरता है। दूसरा विधेयक है धन विधेयक, कि संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार कोई विधेयक तब तक धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें ये उपबंध होंगे। कौन कौन से उपबंध होंगे? पहला कि किसी कर का अधिरोपण, है ना, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय। दूसरा है केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनिमय। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता जो निधि है कि अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना था या उसमें से धन निकालना, है ना। पांचवा है भारत की संचित निधि में धन का विनियोग करना। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि पर भारतीय किसी व्यय की उद्घोषणा करना या इस प्रकार के किसी व्यय की राशि में वृद्धि करना। नेक्स्ट है भारत की संचित निधि या लोक लेखे में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या अभिरक्षा या इनसे व्यय, इनका केंद्र या राज्य की निधियों का लेखा परीक्षण, है ना, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। और हम कह सकते हैं इसके अंदर कि कोई भी विधेयक केवल निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाएगा। कब उसको धन विधेयक नहीं माना जाता है? कि जुर्माना या अन्य धनीय शक्तियों का अधिरोपण करता है, या अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग करता है, या तीसरा है किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन और विनिमय का उपबंध वह करता है ना। धन विधेयक के संबंध में देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं उनका निर्णय अंतिम होता है। उसमें निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति के द्वारा चुनौती नहीं की जा सकती। जब धन विधेयक राज्यसभा में राष्ट्रपति के पास स्वीकृति हेतु जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष से धन विधेयक के रूपों में प्रष्ठांकन किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है। ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है ना। लोकसभा में देखिए पारित होने के बाद राज्यसभा में इसको विचार के लिए भेजा जाता है। यह धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित कर सकती है, यह केवल सिफारिश कर सकती है। 14 दिन के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है या यह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। यदि लोकसभा किसी प्रकार की सिफारिश को मान लेती है तो फिर इस संशोधित विधेयक को दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से पारित समझा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये है आपका धन विधेयक। फिर आता है आपका वित्त विधेयक कि साधारणतः वित्त विधेयक जो है उसे उस विधेयक को कहते हैं हम जो वित्तीय मामलों जैसे राजस्व या व्यय से संबंधित होता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। वित्त विधेयक में 3 प्रकार के होते हैं ये। पहला धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 के अंदर दे रखा है, दूसरा वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 117(1) के अंदर है फर्स्ट, और वित्त विधेयक सेकंड जो अनुच्छेद 117(3) के अंदर है ना। वित्त विधेयक वह विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित सभी मामले होते हैं और इसके अलावा अन्य मामले भी, जैसे एक विधेयक जिसमें ऋण संबंधी खंड हो लेकिन वह विशिष्ट ऋण से संबद्ध हो। वित्त विधेयक प्रथम 2 रूपों में धन विधेयक के समान ही है। दोनों लोकसभा में ही प्रारंभ होते हैं, दोनों राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। वित्त विधेयक द्वितीय में भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय संबंधी उपबंध होते हैं, लेकिन इसमें वह कोई मामला नहीं होता जिसका उल्लेख अनुच्छेद 110 में होता है, तो इसे साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जाता है तथा इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो साधारण विधेयक के लिए अपनाई जाती है।
तो इस विधेयक की एक विशेषता यह है कि सदन के किसी भी सदस्य द्वारा इसे तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने की अनुशंसा नहीं देता। हम देखते हैं साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में अंतर क्या है। ठीक है ना, कि साधारण विधेयक और धन विधेयक के अंदर क्या अंतर होता है, हम इस चीज़ का देखते हैं, क्योंकि ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। देखिए, साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर हुआ ये अंतर कि साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकेगा, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा इसमें अंतर है कि साधारण विधेयक मंत्री द्वारा या गैर राजकीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों में अंतर देखिए आप, है ना, कि साधारण विधेयक मंत्री द्वारा या गैर राजकीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा जरूरी नहीं है, जबकि धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा जरूरी है। साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन धन विधेयक राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। तो इसे ना, इसमें आप ये वितरित की जगह आप देखिएगा, इसमें थोड़ा सा संशोधन करिए, अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। जबकि साधारण विधेयक राज्यसभा के द्वारा संशोधित और अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु धन विधेयक संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए ही रोक सकती है। साधारण विधेयक राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक को अध्यक्ष के प्रमाण की जरूरत होती है। अगला अंतर आप देखिए इसमें कि साधारण विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और असहमति की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई भी उपबंध नहीं होता है, जबकि साधारण बैठक के अंदर संयुक्त बैठक भी बुलाई जाती है। साधारण विधेयकों को अस्वीकृत, पारित या राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए, है ना, लेकिन धन विधेयक को अस्वीकृत व पारित तो किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप आज के हम वीडियो में हमने देखा कि विधेयक कितने प्रकार के हैं आपके, है ना, और किस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में अंतर होता है, साधारण विधेयक और धन विधेयक के अंदर अंतर होता है। हम अगले वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू रखने के लिए संवैधानिक उपबंधों को इसके अंदर देखेंगे और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तर सहित लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। आज के इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी आगामी वीडियो मैं बनाती हूँ वह आप तक तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद बच्चों।